हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 24 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। डेली करंट अफेयर के जो पीडीएफ का लिंक होता है, ये आपको एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। डेली के जो करंट अफेयर होते हैं उसकी पीडीएफ आंसर की के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। आंसर की के साथ इतना ही नहीं, स्टैटिक जीके का भी आपको वहां पर तड़का मिलता है, तो उसको आप डाउनलोड ना करना भूलें एग्जाम इंजन से। अब चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का। और सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन हमारा यह था कि ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो है ये कौन से ईयर में परफॉर्म किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो जो है ये साल 2008 में परफॉर्म किया गया था। अब सवाल उठता है कि ये किस तरीके का ऑपरेशन था। आप में से कई लोगों को याद होगा 26/11 का जो अटैक है, 26 नवंबर 2008 में यह अटैक हुआ था मुंबई के अंदर। 8 से 10 लोग, 8 नहीं एक्चुअली 10 लोग पाकिस्तान से बोट के रास्ते से आए थे और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी या बोल सकते हो दुखद आतंकवादी घटना को अंजाम दिया था मुंबई के अंदर, जिसमें अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा भी गया था। तो उस टाइम पे एनएसजी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। तो आप इस चीज को आपसे ध्यान रखना। आपसे कई बार ऑपरेशंस भी पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि हैदराबाद रियासत को भारत में जोड़ने के लिए आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था। तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। तो जिस तरीके से ऑपरेशन पोलो है, उसी तरीके से आज तक भारत के इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हमें अपने देश को बचाने के लिए कई सारे ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े हैं। इन सारे ऑपरेशंस का नाम आपको ध्यान रखना होगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसके द्वारा अभी हाल ही में कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, या आप बोल सकते हो जंबो ट्रेल्स नाम की एक मुहिम लॉन्च करी गई है। तो ये है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर स्थित है, कोयम्बटूर में। और जो जंबो ट्रेल्स नाम की इन्होंने पहल शुरू करी है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जितने भी पर्यटन होंगे, जो भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आएंगे, उनको यहाँ पर स्थित हाथियों के बारे में अवेयर किया जाएगा। इसके अलावा टाइगर्स के बारे में अवेयर किया जाएगा। ये जितने भी यहाँ पर फॉरेनर्स आएंगे, चाहे देश के अंदर के पर्यटक आएंगे, उन सभी को इनके बारे में बताया जाएगा कि इनका हैबिटेट कैसा है, आप किन चीजों का ख्याल रखें कि इन सभी जानवरों को नुकसान ना हो। इतना ही नहीं, इस टाइगर रिजर्व के आसपास जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज निवास करती हैं, उन सभी ट्राइबल कम्युनिटीज के आसपास कैंपेन लगाए जाएंगे, जिसके आधार पर ये जो फॉरेनर्स होंगे या ट्रैवलर्स होंगे जितने भी, उन सभी को ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा कि इस टाइगर रिजर्व के आसपास की जनजातियां किस तरीके से रहती हैं, उनकी कल्चर क्या है, साथ में वो किस तरीके का डांस या फोक डांस या क्लासिकल डांस परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीजें का एक्सपीरियंस लिया जाएगा जंबो ट्रेल्स के द्वारा। अल्टीमेटली अगर बात करी जाए कि जंबो ट्रेल्स का मेन उद्देश्य क्या है, तो हमारा सीधा सा आंसर है पर्यटन को बढ़ावा देना और हमारे पर्यावरण को बचाना। ये इसका मेन उद्देश्य है। अगर बात करी जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के अलावा और भी रिजर्व है, जैसे कि एक है आपका मधुमलाई, क्या बोलते हैं इसको, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। यहीं पर एक और है जिसको बोलते हैं श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर कितने टाइगर रिजर्व हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से मुख्य नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मुंबई के अंदर वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंट्स का 21वां संस्करण आयोजित किया गया। यहां पर इसको एड्रेस किया गया किसके द्वारा, तो इसको पीयूष गोयल के द्वारा एड्रेस किया गया। पीयूष गोयल इस टाइम पे ट्रेड एंड कॉमर्स मंत्रालय संभाल रहे हैं। अब ये जो कांग्रेस यहां पर आयोजित करी गई है, देखिए कांग्रेस का मतलब होता है समिट, या आप बोल सकते हो मीटिंग। तो ये जो वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ मीटिंग्स या अकाउंट्स का यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इनको बढ़ावा देना। आने वाले टाइम में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भारत के बाजार में इन्वेस्ट करें, यही इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज इनॉग्रेटेड 53 आवर्स चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो।
देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है 53 घंटे का चैलेंज, जिसका नाम है 75 क्रिएटिव माइंड्स टुमारो। तो इसका उद्घाटन किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। अनुराग ठाकुर इस टाइम पे यूथ अफेयर्स मंत्रालय संभाल रहे हैं और साथ में स्पोर्ट अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं। अब देखिए इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये जो चैलेंज लॉन्च किया गया है, इसका मेन मोटिव ये है कि भारत के अंदर जितने भी क्रिएटिव माइंड्स हैं या फिर नई जो ऐसी युवा पीढ़ी जो कि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्रीज बना रही है या फिर शॉर्ट फिल्म बना रही है, उनको इस प्रोग्राम के तहत मौका दिया जाएगा कि वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं लघु फिल्म का निर्माण करें या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट फिल्म का निर्माण करें। टोटल भारत सरकार इस योजना के तहत टारगेट लेकर चल रही है कि 53 घंटों की शॉर्ट फिल्म्स तैयार करी जाएं, जो कि भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में बताए, भारत के हर एक राज्य के कल्चर के बारे में बताए, यहाँ की कम्युनिटीज के बारे में बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में कौन से देश के साथ एक पार्टनरशिप पैक्ट पर साइन किया है? और ये जो पैक्ट साइन किया गया है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर साइन किया गया है। तो भारत ने अभी फ्रांस के साथ मिलकर ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक पैक्ट साइन किया है। मतलब इसका सीधा सा कहने का ये है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत और फ्रांस दोनों मिलकर एक साथ कार्य करेंगे। एक क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर में पूछा जाता है कि कंप्यूटर की 5th जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फ्रांस में अभी कुछ टाइम पहले एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन और अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। अमेरिका में इस टाइम पे जे बिडेन की सरकार है, ब्रिटेन में इस टाइम पे ऋषि सुनाक की सरकार है और रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है। एक और अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करी जाए तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पार्टनरशिप करी गई है भारत और फ्रांस के बीच में, इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत का जीडीपी इस टाइम पे 450 बिलियन डॉलर है। इसको बढ़ाकर आने वाले टाइम में हमें 500 बिलियन डॉलर करना है, जो कि हमारा जो लक्ष्य है 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। कितना? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना, उसका 10% है ये। एक कंपनी है जिसका नाम है गोल्डमैन सैच। इस कंपनी के द्वारा, ये एक फाइनेंशियल कंपनी है या एजेंसी है आप बोल सकते हो, इस कंपनी के द्वारा साल 2023 के लिए भारत का जीडीपी कितना फोरकास्ट किया गया है? तो इस कंपनी ने पहले फोरकास्ट किया था 6.9%। बाजार में स्लो डाउन को देखते हुए इन्होंने इसको घटाकर 5.9% कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोल्डमैन सैच के द्वारा 2023 के लिए जीडीपी अब कितना घटाकर कर दिया गया है? तो 6.9 से घटाकर इसको 5.9% कर दिया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में एक कंपनी है जिसको बोलते हैं ब्लूमबर्ग इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ब्लूमबर्ग इंडेक्स। इनके द्वारा इंडेक्सिंग रिच पर्सनालिटीज के ऊपर भी लॉन्च करी जाती है, साथ में ये जीडीपी को लेकर भी प्रिडिक्शन देते हैं। तो ब्लूमबर्ग ने 2023 के लिए कितना प्रिडिक्शन दिया था? इन्होंने 6.8 का प्रिडिक्शन पहले दिया था, लेकिन अब इसको घटाकर 6.1% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मीजर्स के मेंबर के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो अंतरराष्ट्रीय समिति जो कि वजन और माप के लिए है, इसके मेंबर के रूप में ये भारतीय हैं जिनको इलेक्ट किया गया है, ये हैं वेणुगोपाल अचंता। क्या नाम है? वेणुगोपाल अचंता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और आपको पता है ये कौन है वेणुगोपाल अचंता? ये बेसिकली डायरेक्टर है इस टाइम पे CSIR, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी के। ओके। और अगर यहां पर बात करी जाए इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मीजर्स में, तो इसमें अभी तक 18 लोगों को सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया है, जिसमें से एक ये भारतीय है। अगर आज तक बात करी जाए कितने भारतीयों को इसमें चुना जा चुका है, तो वेणुगोपाल अचंता 7वें ऐसे भारतीय हैं जिनको इस कमेटी में सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हम सभी को पता है गोवा में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया था 2022 में। इस बार इसका 53वां संस्करण आयोजित किया गया। तो मेन कंसर्न यहां पर यह है कि गोवा में जो IFFI का आयोजन किया गया है, इस बार इसमें
इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का टाइटल किसको दिया गया? तो इस बार ये साउथ एक्टर है जिनका नाम है चिरंजीवी। इनको इंडिया फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। चिरंजीवी केवल तेलुगु फिल्मों में ही नहीं, हिंदी फिल्मों में भी कार्य कर चुके हैं। आज तक अगर इनके करियर की बात करी जाए तो 150 से ज्यादा फिल्मों में कार्य कर चुके हैं। इतना ही नहीं, साल 2006 में चिरंजीवी को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अच्छा, पद्म भूषण से मुझे याद आया, अभी कुछ टाइम पहले सीडीएस बिपिन रावत को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था इस बार 2022 के 26 जनवरी को? तो इनको भारत सरकार की तरफ से दूसरे सबसे बड़े भारत के सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसको बोलते हैं भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण। इससे सम्मानित किया गया था सीडीएस बिपिन रावत को। अच्छा, इस टाइम पे भारत के सीडीएस कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, ये हैं अनिल चौहान। अनिल चौहान ये भारत के दूसरे सीडीएस हैं और इनकी भी रेजिमेंट वही है जो सीडीएस बिपिन रावत की थी। सीडीएस बिपिन रावत 11 गोरखा राइफल से बिलोंग करते थे। अनिल चौहान भी 11 गोरखा राइफल से ही बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम सभी को पता है कि इस महीने फीफा वर्ल्ड कप का 22वां संस्करण शुरू हो चुका है और इस बार ये कहां पर हो रहा है? ये कतर में आयोजित किया जा रहा है। अल बायत स्टेडियम से इसकी शुरुआत करी गई है। तो सवाल यहां पर यह है कि इसकी ओपनिंग सेरेमनी में जो पहला मैच है ये कौन सी दो टीमों के बीच में खेला गया है? तो इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो पहला मैच है ये खेला गया है कतर और इक्वाडोर के बीच में। किसमें? कतर और इक्वाडोर के बीच में। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब सुनिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2022 का शुभांकर मतलब मैस्कॉट क्या है? तो इसके मैस्कॉट का नाम है लईब। क्या नाम है? लईब, जो कि शुभांकर है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो फुटबॉल लॉन्च करी गई है ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च करी गई है? इसको एडिडास कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस फुटबॉल का नाम क्या है? इसका नाम है अल रिहेला। क्या नाम है? अल रिहेला। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे। बाकी फीफा की स्थापना 1904 में करी गई थी और जब इसकी स्थापना करी गई थी तो पेरिस में करी गई थी, लेकिन आज की डेट में इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिक। और फीफा के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है गिनी इन्फेंटिनो। क्या नाम है? गिनी इन्फेंटिनो। अब अगर फीफा के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो आपको पता है फीफा का पहला संस्करण कब खेला गया था वर्ल्ड कप का? 1930 में पहला संस्करण खेला गया था उरुग्वे में। आज तक फीफा वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार कौन से कंट्री ने जीता है? तो ब्राजील ने इसको सबसे ज्यादा बार जीता है आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इटली के तुरिन में छठवां एटीपी फाइनल्स का टाइटल किसके द्वारा जीता गया है? तो ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। नोवाक जोकोविक पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा टाइम पीरियड तक एटीपी के नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में शुमार रहे हैं पूरे दुनिया में। और एटीपी फाइनल्स टाइटल जो है इसको जीतने वाले अभी तक के सबसे ज्यादा उम्र वाले खिलाड़ी भी ये बन चुके हैं। नोवाक जोकोविक की उम्र है इस टाइम पे करीब 35 साल और इतनी उम्र में ये टाइटल जीतने वाले ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं। और अभी हाल ही में कौन से ये टेनिस नंबर 1 प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया था? तो ये है रोजर फेडरर, जिन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंस किया है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुनिया में कौन सा एक ऐसा देश है जहां पर पहली बार किसी टेनिस खिलाड़ी की फोटो वहां के कॉइन्स में प्रिंट करी गई है, मतलब वहां के सिक्कों में प्रिंट करी गई है। तो ये रोजर फेडरर की ही इमेज प्रिंट करी गई है और कहां पर? स्विट्जरलैंड की सरकार के द्वारा, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। तो खेल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए और दुनिया भर में स्विट्जरलैंड का नाम रोशन करने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार ने अभी कुछ टाइम पहले अपने सिक्कों में इनकी फोटो को प्रिंट किया था। और नोवाक जोकोविक ने 2022 में कौन सा टाइटल जीता है ग्रैंड स्लैम का? तो इस बार इन्होंने विंबलडन जीता है। कौन सा? विंबलडन। और इस बार का ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ये जीता है राफेल नडाल ने। इस बार का फ्रेंच ओपन किसने जीता है? ये भी राफेल नडाल ने ही जीता है। और इस बार का यूएस ओपन किसने जीता है? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। तो चारों आपको बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ये जो आपको पिक्चर में खिलाड़ी दिख रहे हैं ये स्पोर्ट्स पर्सन है, फॉर्मूला 1 रेसर हैं। इनका नाम है सेबेस्टियन वेटेल। इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। सेबेस्टियन वेटेल कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये जर्मन खिलाड़ी हैं।
और अभी हाल ही में कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था कि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया था। तो अबू धाबी रेस जो थी उसमें इन्होंने 10वीं रैंक हासिल करी है, जो कि इनके पूरे करियर में सबसे बुरी रैंक है। और उसी के बाद अचानक से इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ध्यान रखना, सेबेस्टियन वेटेल जो कि जर्मन खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और आपको ध्यान रखना है, साल 2022 में इस साल सबसे ज्यादा फॉर्मूला वन रेसिंग किसने जीती है? तो ये जीती है मैक्स वर्स्टपेन ने। किसने? मैक्स वर्स्टपेन। और 2021 में सबसे ज्यादा रेस किसने जीती है? तो ये जीती थी लुइस हैमिल्टन ने। किसने? लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिशरीज डे कौन सा दिन अभी हाल ही में मनाया गया? तो फिशरी डे अगर बात करी जाए तो ये मनाया जाता है हर साल 21 नवंबर को। इसको मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि पूरे दुनिया में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर आज की बात करी जाए कि दुनिया का एक कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन करता है, तो आपका आंसर होगा चाइना। और अगर हम बात करें अपने भारत के अंदर की एक कौन सा राज्य है जो कि मछली का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है, तो आंसर होगा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? तो देखिए, ये एक ऐसा दिवस है जिसके लिए कोई भी डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन हाँ, नवंबर का जो तीसरा रविवार होता है, जो तीसरा थर्ड जो संडे होता है, हर बार वो जो भी डेट पड़े उस दिन वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? नवंबर का जो तीसरा संडे है उस दिन इसको मनाया गया। इस बार ये डेट कौन सी पड़ी थी? तो 20 नवंबर ये डेट पड़ी थी। और इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि हर साल पूरे दुनिया में हर एक देश के अंदर रोड ट्रैफिक के आधार पर कई लोग विक्टिम बनते हैं। जैसे कि कई लोग जान से जाते हैं, कई लोग हेल्थ के मामले में बहुत ज्यादा नुकसान उठाते हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों को, उन विक्टिम्स को अपने आप में ट्रिब्यूट है। इस दिन को उन विक्टिम्स को याद किया जाता है, यही इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत का ये कौन सा म्यूजियम है जिसने अभी हाल ही में डेनमार्क के कोल्डिंग म्यूजियम के साथ पैक्ट साइन किया है? और इसका मेन उद्देश्य यह है कि डेनमार्क और भारत के बीच में एक ज्वाइंट एग्जीबिशन लॉन्च करी जा रही है। इसका नाम यह है सिल्वर टीजर्स फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया 2023। तो भारत ने अभी हाल ही में डेनमार्क के साथ पैक्ट तो साइन किया है, लेकिन भारत का एक कौन सा म्यूजियम है जिसने पैक्ट साइन किया है? तो आपका आंसर होगा, यह नई दिल्ली स्थित नेशनल म्यूजियम है जिसने डेनमार्क के साथ हाथ मिलाया है। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मेन उद्देश्य यह है कि डेनमार्क और भारत दोनों के म्यूजियम आपस में एक दूसरे के कल्चर को साझा करेंगे, एक दूसरे के हिस्ट्री को शेयर करेंगे, हिस्ट्री से जुड़े हुए जो माइलस्टोन हैं, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में जानकारियों को शेयर करेंगे। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। आपको पता है डेनमार्क में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? तो इस टाइम में डेनमार्क के प्रधानमंत्री हैं मैट फेडरिक्सन। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैट फेडरिक्सन। और भारत में आपको पता ही है नरेंद्र मोदी की सरकार है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपनेगान। यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? इसको बोलते हैं क्रोन। क्या बोलते हैं? क्रोन। बाकी अगर नेशनल म्यूजियम की बात करें जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। और इस टाइम पे इसके सीईओ हैं राजपाल सिंह हेम्ती। यहां पर मैं लिख देता हूं, राजपाल सिंह हेम्ती, ये इसके सीईओ हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि एक नाम है, ये बहुत बड़ा नाम है खेल जगत में, इनका नाम है ओइनम बेम्बेम देवी। क्या नाम है? ओइनम बेम्बेम देवी। इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन से खेल से बिलोंग करती हैं? क्रिकेट, स्विमिंग, स्प्रिंट, फुटबॉल और हॉकी? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। बाकी आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम इंजन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। अभी हाल ही में हमने एसएससी जीडी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट किया है 20 नवंबर से, जिसका यहाँ पर मैंने आपको क्लास शेड्यूल भी दिया हुआ है। आप इस बैच को भी 25 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हो, 25 नवंबर तक। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो जीएस जीके का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ था, इसके लिए विंडोज हमने 15 तारीख को बंद कर दी थी, लेकिन आप सभी की रिक्वेस्ट पर एक बार हमने फैसला किया है कि 30 नवंबर से पहले हम इसको 2 दिन के लिए खोलेंगे। तो आप हमसे यहाँ पर कनेक्टेड रहिए ताकि आपको पता लग सके कि ये 2 दिन कौन से होंगे 30 नवंबर से पहले, जब हम
रजिस्ट्रेशन विंडो इसकी खोलेंगे और यही आपके पास सही मौका होगा। अगर अभी भी आपने जीएसजीके का फाउंडेशन बैच नहीं लिया एग्जाम इंजन से, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे। आज की बात यहीं तक रखते हैं, कल फिर सुबह 4 बजे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।